शहजाद, आपका कमेंट, बिल की मंजूरी और इसके फौरन नाफिज होने के बाद आपको क्या लगता है मुमकिन तौर पर कानूनी और आईनी चैलेंजेस क्या हो सकते हैं? मुबशर, देखें, ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था 12 जुलाई का रिजर्व सीट के हवाले से, उसको कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश है। और इसमें अगर हम ये कहें कि देखें, हुकूमत भी जिम्मेदार है, सुप्रीम कोर्ट भी जिम्मेदार है, जो इस वक्त एक एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ है, वो एक आप जनरल बहस तो कर सकते हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर इशू पे सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार नहीं है, हुकूमत जिम्मेदार है इसको कंट्रोवर्शियल बनाने की। इनफैक्ट मैंने कुछ अर्सा पहले ही कहा था कि हुकूमत अब ये लड़ाई जो है वो पार्लियामेंट के जरिए लड़ने की कोशिश करेगी, जैसे कि 2 सूबों में इलेक्शंस का जब पिछले साल मामला था, आइन कहता था कि इलेक्शन होने हैं 90 दिन में होने चाहिए थे, लेकिन उस वक्त भी पार्लियामेंट को पीडीएम हुकूमत ने आगे कर दिया, रेजोल्यूशंस पास की गई कि नहीं, ना हमारे पास बजट है, ना सिक्योरिटी सूरत हाल ऐसी है कि इस वक्त हम इलेक्शन करवा सकें, और आपको पता है कि वो सारा मामला जो है एक रुकावट बन गया था। इस मरतबा भी मुझे यही लग रहा था, क्योंकि ये खबरें आना शुरू हो गई थी पहले ही कि सुप्रीम कोर्ट ने बेशक ऑर्डर दे दिया हो, लेकिन इस ऑर्डर की इंप्लीमेंटेशन नहीं होगी। तो ये कोशिश है हुकूमत की तरफ से और पार्लियामेंट की तरफ से, अब अगर ये बिल पास हो जाता है कि जो फैसला आया है 12 जुलाई का, उस पर अमल दरामद ना हो सके। लेकिन इसमें 2-3 चीज़ें, एक तो जैसे रीमा ने बताया कि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है बेसिकली वो हमें लेके जाता है प्री इलेक्शन फेज में, और इसलिए जो आर्ग्यूमेंट दिए जा रहे थे कि सुप्रीम आइन तो कहता है कि 3 दिन में आपने पार्टी ज्वाइन करनी है, लेकिन यहाँ पे 15 दिन क्यों दे दिए गए हैं? क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में ये अखज़ कर रहा है कि इलेक्शन से पहले जो मामला थे उस वजह से हम इन लोगों को अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि जिन्होंने अगर वापसी नहीं भी जाहिर की तो उनके पास ऑप्शन है कि वो बताएं कि इस पार्टी के जरिए वो इलेक्शन लड़ना चाहते थे, तो वो प्री इलेक्शन लेके गए, ये पोस्ट इलेक्शन नहीं है। लेकिन फिर भी हुकूमत ये समझती है कि क्योंकि आइन में लिखा हुआ है कि 3 दिन में पार्टी ज्वाइन करनी है, तो आप उन आज़ाद ने क्योंकि सुप्रीम सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ज्वाइन कर लिए, तो लिहाजा वो पीटीआई नहीं ज्वाइन कर सकेंगे। फिर वो ये कहते हैं कि अगर पीटीआई ने मखसूस नशिस्तें नहीं दी थी पहले लिस्ट, तो अब वो ज्वाइन नहीं कर सकेंगे। तो उनकी नज़र में ये अमेंडमेंट लाके इलेक्शन एक्ट में वो इसको तब्दील कर लेंगे और जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का उसको रोक लेंगे। मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो सकता है। एक तो ये वजह है उसकी कि प्री इलेक्शन के हवाले से है वो फैसला। दूसरा, रेट्रोस्पेक्टिवली कैसे हो सकता है? इलेक्शन हो गए हैं, सीट्स मिल गई थी, अब आप एक कानून लाके ये कहेंगे कि नहीं, जो हुआ था वो गलत है क्योंकि अब तो ये कानून है। तो मुझे तो इसकी कोई नज़ीर मेरे ख्याल से तो नहीं मिलती कि आप उसको रेट्रोस्पेक्टिवली उसको इफेक्ट में ला सकें। दूसरी बात कि ये मामला अगर पार्लियामेंट से हो भी जाता है, मुझे लगता है कि एट बेस्ट ताखीरी हरबा होगा, मामला सुप्रीम कोर्ट में ही जाएगा। वैसे तो मुझे लगता है कि जो ये अमेंडमेंट है उसके बाद कुछ रुकना नहीं चाहिए। जो प्रोसेस सुप्रीम कोर्ट ने बताया है उस पर अमल दरामद होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने अगर कोई मावनत मांगी है, कोई क्लैरिटी मांगी है सुप्रीम कोर्ट से, तो वो उसको मिल जानी चाहिए, ये रुकावट बननी नहीं चाहिए। लेकिन ये हुकूमत जो है, ये पहला मौका नहीं है। आपने देखा कि जब ट्रिब्यूनल्स फैसला देने वाले थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो एक ऑर्डिनेंस के जरिए ये कानून लेके आ गए कि ट्रिब्यूनल्स जो हैं वो सिर्फ हाजिर सर्विस जजेस पे नहीं होंगे, वो रिटायर्ड जजेस पे भी होंगे। और इलेक्शन कमीशन ने उसके बाद आपने देखा कि नोटिफाई भी कर दिया कि इस्लामाबाद का जो ट्रिब्यूनल है उसको ख़त्म करके उन्होंने रिटायर्ड जज की सरबराही में बना दिया। इसी तरीके से नैब अमेंडमेंट ये पीडीएम की गवर्नमेंट ने की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि रिमांड का पीरियड 90 दिन बहुत ज़्यादा है, इसको हम 14 दिन कर देंगे। लेकिन क्योंकि यहाँ पे बुशरा बीबी, इमरान खान के रिमांड का मामला था, तो अपनी ही तरमीम को दोबारा तब्दील करके उन्होंने रिमांड जो है नैब का 14 दिन से 40 दिन कर दिया। फिर जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये कहा कि फ़ोन टैपिंग के हवाले से उनकी एक जजमेंट आई और बड़े सख्त रिमार्क्स भी आए सामने, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी करके उसको लीगलाइज कर दिया कि आईएसआई जो है वो फ़ोन टैप कर सकती है। तो ये पहला मौका नहीं है कि हुकूमत ने कोशिश की हो कि कोई चीज़ कानूनी और आइनी तौर पर उनके खिलाफ जारी हो और वो एक ऑर्डिनेंस के जरिए या कानून बदल के उसको उसके राह में रुकावट बनने की कोशिश उन्होंने की हो। तो शहजाद, आने वाले दिनों में आपको लग रहा है कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और पार्लियामेंट और अदलिया महाजराई सूरत हाल आप देख रहे हैं? महाजराई तो चल रही है और इसको एस्केलेट करने में मेरे ख्याल से जो है हुकूमत का हाथ है। पॉलिटिकल जो इश्यूज़ हैं उसको आप अगर एक साइड पर रखें, अगर कोई चीज़ आइन और कानून के मुताबिक होगी और उस पर आप कहेंगे कि नहीं हम ये फैसले पे अमल दरामद नहीं होने देंगे, तो मैं तो पहले ही कह चुका हूं कि जब वो 2 सूबों में इलेक्शन का मामला था उस वक्त आइन की किताब आपने बंद कर दी थी। अब आप मुस्तकिल उसको बंद करके साइड पे रखना चाहते हैं और अपना एक कानून लागू करना चाहते हैं, तो कर लें फिर अगर आपको यही शौक है। लेकिन मेरी नज़र में ये कोई मामला इतना कॉम्प्लिकेटेड या कॉम्प्लेक्स नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट में जाए हियरिंग्स हो। इस हवाले से ये कानून में उन्होंने अमेंडमेंट की है, मेरी राय के मुताबिक इसका कोई रेट्रोस्पेक्ट इफेक्ट नहीं हो सकता है। ये अगर इंप्लीमेंट भी होगा तो आगे के लिए होगा, इससे सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे कोई असर नहीं पड़ सकता। साफी साहब, आपको क्या लगता है बिल की मंजूरी, इसके फौरन नाफिज होने के बाद आपके ख्याल में आपका तज़िया क्या है? मुमकिन कानूनी और आइनी चैलेंजेस? हुकूमत को ये ताख़ीरी हरबे आजमाने की बजाय हुकूमत के फैसले पे, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल करना चाहिए। और ये इसके सिवा कुछ नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को इम्प्लीमेंट करने
कि रास्ते में रुकावटें खड़ी करना और ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल करना, इसके सिवा कोई और मकसद नहीं है। तो उमर, आपसे इस बारे में हम जानना चाहेंगे, मखसूस नशिस्तों का जो मामला है, ACP की जानिब से सुप्रीम कोर्ट को ख़त लिखा गया है, तो अब इस हवाले से क्या आप सिचुएशन बनती देख रहे हैं कि क्या मज़ीद लेट होगा, ताख़ीर होगी इस मामले में? देखिए, जो पहले बात हो रही थी ना कि अबहम नहीं है या सुप्रीम कोर्ट का फैसला बड़ा वाज़ेह है, देखिए इसमें अबहम है। इसमें चूंकि एक पहली दफ़ा इस तरह का ये एक मामला पेश आया है और जजेस जो हैं वो भी इस पे डिवाइडेड हैं। इवन जो इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया है या जो उन्होंने अभी तक जो इम्प्लीमेंट किया है, उन्होंने उतना इम्प्लीमेंट किया है कि जिस हद तक काजी फायजी साहब ने एग्री किया है, यानी उनके लिए शायद उतनी सेंस बनती है कि वो लोग जिन्होंने अपनी पार्टी एफिलिएशन का जिक्र किया है उनको तो आप पीटीआई में डाल सकते हैं। और जब सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी पीटीआई को ये बात कर चुकी थी, इंट्रा पार्टी इलेक्शन के जब हियरिंग हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि आप लोगों से कोई आपकी ये जो महसूस नशिस्तों वाले इस मामले में कोई आपसे नहीं छीन सकता। अगर कोई इस तरह का कोई प्रॉब्लम आए तो आपने हमारे पास आना है। जब हम ये सारी बातें करते हैं नाइंसाफी की, तो इसमें हम ये बात नहीं करते कि पीटीआई जिसके पास एक वकीलों की फौज थी वो क्यों नहीं गए उस टाइम सुप्रीम कोर्ट के पास, जब सुप्रीम कोर्ट ने बताया था, इन्हीं काजी फायदी साहब ने बताया था ना, और उसी केस में बताया था कि जिसके बारे में जिसको हम बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं। मेरा जो पॉइंट था वो ये था कि ये चीजें इनको इम्प्लीमेंट करना, ऑब्वियसली जब आपने उसको इम्प्लीमेंट करना है आपने किसी कानून का तो हवाला देना है। तो उसमें इलेक्शन कमीशन ने भी वो इतराज उठाए हैं या सवाल उठाए हैं कि जी ये जो 39 लोग हैं इनकी तो हम इनको किसी खाते में डाल लेंगे कि इन लोगों ने पार्टी एफिलिएशन शो की थी। जो बाकी लोग हैं इनको हम क्या जवाब देंगे या किस कानून का हवाला देंगे, आप हमें इस पर गाइड करें। अगर सुप्रीम कोर्ट ये तसव्वुर करती है कि इस फैसले पर जो अमल इतना आसान है कि 15 दिन में करना था, तो सुप्रीम कोर्ट को ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी कि वो अपना तफसीली फैसला जारी कर देती, ताकि ये अबहम वाली बातें पैदा ना होती। ठीक है, तो मैं ये नहीं कह रहा कि गवर्नमेंट जो है वो बड़ी नोबल इंटेंशन के साथ आगे चल रही है, या यानी कि गवर्नमेंट अपने लेवल पर जो है वो एक मुजामत कर रही है, अपने अंदाज में कर रही है, वो पार्लियामेंट को अपने काम के लिए इस्तेमाल कर रही है। लेकिन इसमें ये जो हमारा एक ट्रेंड आ रहा है सुप्रीम कोर्ट में भी कि रिव्यू पिटीशन जो है वो नहीं सुननी, तफसीली फैसले जो हैं वो जारी नहीं होने। आपको याद है ये जो इधर कॉन्स्टिट्यूशन 1 एवेन्यू का फैसला है, ये जस्टिस साकिब निसार ने अपने चीफ जस्टिस की बहसीत चीफ जस्टिस रिटायर होने से 1 हफ्ता पहले किया था जी। और एक शॉर्ट ऑर्डर जारी किया था, उसके बाद तफसीली फैसले नहीं आया। इतना बेतुका किस्म का फैसला था। तफसीली फैसला ये होता है कि उसमें आप लॉजिक तो देते हैं ना कि हम जिस नतीजे पर पहुंचे हम किस अंदाज में पहुंचे हैं। आप तवक्को ये करते हैं कि आप कोई जो फैसला करें उसका जवाब फराहम ना करें, लेकिन लोग जो है उस पर अमल करें। तो मेरा ख्याल है कि इस पर करना चाहिए। अभी ये देखिए मिलिट्री कोर्ट्स वाला केस है, वो भी जो है यानी कि वो रिव्यू में पड़ा हुआ है। 63A वाला जो है उसका रिव्यू भी नहीं अभी तक हुआ। ठीक है, तो कई है उनके तफसीली फैसले नहीं आए, दूसरे जो है उनके रिव्यू जो है वो लेट हो रहे हैं। तो इन चीजों पर मेरे ख्याल है कि अगर अदालत को अपने लेवल पर एहतियात जरूर करनी चाहिए ताकि हुकूमत इन चीजों को जवाब ना बनाए। रीमा, आप कुछ ऐड करना चाह रही हैं? देखिए मुबशर, अगर हम पूरी तारीख में जाएंगे तो फिर हम चीज़ों को बहुत कंफ्यूज कर देंगे। अभी हमारे पास एक केस है, 12 जुलाई को इसकी जजमेंट आई, अभी 1 महीना भी नहीं हुआ। हमारी अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली ये सुप्रीम कोर्ट की प्रैक्टिस है कि वो शॉर्ट ऑर्डर पहले करते हैं और उसके बाद डिटेल रीजनिंग देते हैं। इसमें तब्दीली आनी चाहिए, हम ये मुतालबा कर सकते हैं, लेकिन ये कोई अनहोनी चीज़ अभी नहीं हो रही। 18 दिन हुए हैं सिर्फ, तो कोई ऐसा अनप्रेसिडेंटेड डिले भी नहीं है डिटेल रीजनिंग आने में। दूसरी बात यह है कि क्योंकि ऑर्डर जो है उसकी डायरेक्शंस बहुत ज़्यादा थी, और सही बात है कुछ कंफ्यूजन भी हो सकती हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने तरीकाकार भी दिया कि अगर इलेक्शन कमीशन के पास कुछ सवालात हैं वो हमारे पास आ सकते हैं। तो इलेक्शन कमीशन तो गई हुई है ना सुप्रीम कोर्ट के पास, उन्होंने एतराज़ ये किया है कि पीटीआई का तो कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है, तो हम कौन है जो साइन ऑफ करेगा कि पीटीआई का जो मेंबर है या पीटीआई ने किसको अपना टिकट दिया है, वो किस तरह हम तस्वुर करेंगे। अगेन लीगली ये कोई
ठोस कोई बात नहीं उन्होंने की, क्योंकि वो पीटीआई के साथ जो पहले जो 39 कैंडिडेट्स हैं, तब उस वक्त भी पीटीआई का उस तरह कोई ढांचा नहीं था, क्योंकि ईसीपी तो पीटीआई के जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हैं उनको मान ही नहीं रही। तो उस वक्त जिन्होंने पीटीआई को सर्टिफिकेट दिया था वही अब भी दे सकते हैं। जो भी डी फैक्टो, इसको एक कानून में कहते हैं डी फैक्टो डॉक्ट्रिन होती है, कि जो भी इस वक्त डी फैक्टो चेयरपर्सन है पीटीआई का या सेक्रेटरी जनरल है, वही होंगे जो ये बात करेंगे, जो ये अफर्म करेंगे कि कौन उनका टिकट होल्डर है या नहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत। हाउएवर, ये तरीकाकार दिया है ऑर्डर में कि आप सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं। फैसले में अगर कंफ्यूजन है, हम डिटेल्ड रीजनिंग का सब बेसब्री से इंतजार करें, ये अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन हुकूमत की कानून साजी इस इशू को एड्रेस ही नहीं करती। आप समझ रहे हैं, जो इश्यूज हैं, जो हम भी जिस शो पे जिसकी बात करते हैं वो मुख्तलिफ हैं। हुकूमत जो कर रही है वो है ही एक मुख्तलिफ चीज। वो कह रही है कि इस कानून साजी के जरिए वो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है उसका इफेक्ट ही खत्म करना चाहती है, उसको ओवररूल करना चाहती है। अब ये चीजें आपस में क्या कंपैरिजन है इनका? आप में कंफ्यूजन है, इलेक्शन कमीशन ने फैसला जो है वो उसको इंप्लीमेंट करना है, वो गई हुई है सुप्रीम कोर्ट के पास। आप क्यों एक तरमीम लेके आ गए हैं इलेक्शन एक्ट में जिसमें आप एक ऐसी तशरीह कर रहे हैं जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने बात ही नहीं की? अगर आपने कुछ तब्दीली लानी है तो आप फिर माजी में जाके जिस तरह इस मुल्क में इलेक्शन करवाए गए उसमें तब्दीली लाएं। अमेंडमेंट सिर्फ उसमें अगर होगी तो फिर सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है उस पर आप असरअंदाज हो सकेंगे, वरना नहीं हो सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बात ही कुछ और की है। और मैं प्लीज हमारी ऑडियंसेस के लिए एक बार मैं ये पढ़ के सुना दूं लाइन के, इट इज कंफर्म्ड बाय द पॉलिटिकल पार्टी कंसर्न, देन द सीट सिक्योर्ड बाय सच कैंडिडेट शैल बी फॉरविथ डीम्ड to be a seat secured by that political party for the purposes of paragraph 5. आप समझ रहे हैं ये क्या बात है कि अगर इस वक्त जो इंडिपेंडेंट जिन्होंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ज्वाइन की, अगर वो अब कह देते हैं कि वो पीटीआई की सीट से उन्होंने इलेक्शन लड़ा था, तो इट विल बी डीम्ड कि उन्होंने उसी पार्टी से इलेक्शन लड़ा था और पीटीआई की ही वो सीट थी जनरल इलेक्शंस के बाद। सो अब ये जो आप तरमीम कर भी रहे हैं, ये दिखा रहा है कि आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले को समझ ही नहीं सके। तो ये जो कंफ्यूजन है, जो क्लैरिटी की जरूरत है, उसमें मजीद कंफ्यूजन बढ़ा रहा है। ये कोई क्लैरिटी नहीं हमारे लिए ला रहा। तो हमारा कंसर्न सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुख्तलिफ है, लेकिन हुकूमत का जो रद्द अमल है वो बिल्कुल ही मुख्तलिफ एक चीज है। और हम इन दोनों चीजों को अगर कन्फ्लेट कर देंगे फिर वही होगा, फॉल्स इक्विवेलेंस। अदालत भी गलत है, हुकूमत भी गलत है, उनकी भी गलती है, उनकी भी गलती है। ओवरऑल आइन कहाँ गया? सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, हर हुकूमत का इदारा, हर रियासत का इदारा पाबंद है कि वो उसको फॉलो करे। ये एक सिंपल चीज है। इब्हाम है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमारे पास आए, हम क्लैरिटी दे देंगे। ये इलेक्शंस एक्ट में तरमीम करके और हुकूमत के जो नुमाइंदे हैं वो कह रहे हैं हम सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को उसके इफेक्ट को खत्म करने के लिए ही ये तरमीम ला रहे हैं। ये वो खुद कह रहे हैं, तो ये हमारी तरफ से तो नहीं आ रहा कि ये क्यों किया जा रहा है। सो मेरा ख्याल है ये जो डिफरेंशिएशन है ये इंपॉर्टेंट है करनी। सही, शहजाद कंक्लूड कीजिएगा। जी, एक तो देखें, जो इलेक्शन कमीशन ने भी क्लैरिटी मांगी है कि इस पार्टी का कोई स्ट्रक्चर नहीं है। जिस दिन ये फैसला आया था उस दिन मैंने अली जफर साहब से ये सवाल किया था कि क्या होगा, लेकिन अगर जो तीसरा इंट्रा पार्टी इलेक्शन है उसको भी कलअदम करा देती है ईसीपी, जो कि अब तक नहीं दिया है। तो जैसे रीमा कह रही थी कि डिफैक्टो कोई पोजीशन होती है, इस वक्त तो वो स्टेटस भी नहीं है, क्योंकि जो तीसरा इस वक्त इलेक्शन था इंट्रा पार्टी वो चैलेंज हुआ हुआ है। तो जब तक उसको कलअदम नहीं करार दिया जाता तो बैरिस्टर गौहर पार्टी के चेयरमैन है, उमर अयूब सेक्रेटरी जनरल है, तो वो डिफैक्टो की भी जरूरत नहीं है। दूसरा जो मैं बात कर रहा था कि अभाम नहीं है, वो इस हवाले से नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है, उसको आप ओवर रूल नहीं कर सकते कोई कानून में तब्दीली लाकर। हाँ, फैसले के हवाले से किसी को भी अवाम हो सकता है, रीजनिंग के हवाले से किसी की राय मुख्तलिफ हो सकती है, उस पर तो हर कोई अपनी एक राय दे सकता है, और जब रीजनिंग आ जाएगी तो बेहतर तरीके से दे सकते हैं उस पर राय। आप शायद ये भी आर्ग्यू कर सकते हैं कि नहीं, उन 41 लोगों को क्यों आपने मौका दिया, उस पर तो किसी की भी कोई कानूनी राय हो सकती है फैसले को देखते हुए। लेकिन इस पर कोई अभाव नहीं है कि फैसला है, उस पर इंप्लीमेंटेशन होनी है, और कोई एक कानून बाद में पास करके उसका रेट्रोस्पेक्ट इफेक्ट नहीं हो सकता कि नहीं अब तो वो ऑर्डर जो है वो नल एंड वॉइड हो गया। बिल्कुल ठीक।